फैटी लिवर को 100% ठीक किया जा सकता बिल्कुल है? किया, Is बहुत it true? आसान काम है। क्या बिना शराब या अल्कोहल पिए भी किसी का लिवर फैटी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये लिवर फैटी क्यों हो जाता है? पेट की एक लिमिटेड क्षमता है फैट को स्टोर करने की। वो फैट कहीं तो जाएगा, हार्ट में जा नहीं सकता, एकदम से ब्रेन में जा नहीं सकता, लंग्स में जा नहीं सकता, तो वो लिवर में चला जाता है, क्योंकि लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। फैटी लिवर से सिरोसिस भी दिखने लग गया, फैटी लिवर से लिवर कैंसर भी दिखने। किसी भी इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि उसका लिवर फैटी है? तो पेट में गैस बनना, जनरलाइज इंडाइजेशन, कुछ राइट साइड में पेन, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि पूरी की पूरी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का, जिसमें से करीब 80% को गैस की समस्या है, तो सबके इन्वेस्टिगेशन कराएं तो फिर वो गलत होगा। कि इन्वेस्टिगेशन सिंपल है, ब्लड का टेस्ट है, मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड है, इससे ज़्यादा नहीं है। Warning signs of a damaged liver. Jaundice, swelling of feet, alteration of liver function test and forgetfulness. किस स्टेज तक लिवर ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है? तो लिवर ट्रांसप्लांट किसी भी स्टेज पे कराया जा सकता है। तो लिवर डिजीज का कोई भी कारण हो, अल्कोहल हो, फैटी लिवर हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, हर किसी का फाइनल स्टेज जब लिवर कहता है कि अब मैं और नहीं झेल सकता, तो लिवर डिजीज के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो वो लक्षण, क्या आप जानते हैं बिना शराब या अल्कोहल पिए भी आपका लिवर फैटी हो सकता है? इसी को कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जबकि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अल्कोहल पीने की वजह से होता है। अल्कोहल छोड़ने से क्या फैटी लिवर ठीक हो जाता है? लिवर को रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगता है? लिवर फेल्यूर की कितनी स्टेजेस होती हैं? और क्या लिवर फेल्यूर को रिवर्स किया जा सकता है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में। नमस्ते एंड वेलकम टू हेलो अपोलो, आवर केयर ऑन एयर। मैं हूं आपकी होस्ट सारिका भावल और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर योगेश बत्रा, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिस्ट एट अपोलो हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली। With over 25 years of experience, Dr. Batra is named to reckon with in this field. We are truly privileged to welcome Dr. Batra on the show today. Dr. Batra, welcome to the show. थैंक यू। क्या बिना शराब या अल्कोहल पिए भी किसी का लिवर फैटी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो फैटी लिवर के ज़्यादा कारण तो NAFLD माने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ को अब MSLD बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़। और इसका कारण लिवर के अंदर फैट जमा हो जाना है। फैट क्यों जमा होता है? जब हम ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, तो फैट जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो लिवर में जा कर के जमा हो जाता है। सिमिलरली अगर हम जनरल पॉपुलेशन को देखें तो उसमें करीब 25% लोगों में फैटी लिवर है। और जैसे जैसे हमारे हेल्थ चेक्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अल्ट्रासाउंड बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर हम 100 लोगों के अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें 25 में फैटी लिवर आता है। ये संख्या डायबिटिक्स में और ओबीस में और बढ़ जाती है, तो उसमें करीब 70 से 80% लोगों में फैटी लिवर मिलता है। अभी आपने बोला ये प्रॉब्लम ओबीस लोगों में ज्यादा है, तो क्या पतले लोगों को भी फैटी लिवर होता है? जी बिल्कुल होता है, उसको लीन नैश बोलते हैं। तो पतले होते हुए भी फैट जमा होता है। ये ज़्यादातर हमारे देश के ईस्टर्न पार्ट में देखा गया है, और जिसमें पॉपुलेशन सर्वे में ये पाया कि करीब 5 से 10% लोगों को, हालांकि उनका वजन ज़्यादा नहीं है, वो मोटे नहीं हैं, फिर भी फैटी लिवर है। ओके, तो यदि किसी को पेट में सूजन आए तो क्या उसका सीधा मतलब है कि उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है? पेट में सूजन तो एक बहुत ही जेनरिक टर्म हो गया जी। सो फैटी लिवर डिजीज़ का बेसिक मतलब है कि अगर हम हमारे पेट के अंदर फैट ज़्यादा है तो वो लिवर में जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। ये लिवर फैटी क्यों हो जाता है? लिवर फैटी यूँ हो जाता है कि पेट की एक लिमिटेड क्षमता है जी। फैट को स्टोर करने की। तो जब सारे स्टोरेज साइट्स जो पेरिटोनियम के अंदर फैट जमा होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, पेट हमारा जितना बढ़ सकता था बढ़ जाता है, तो वो फैट कहीं तो जाएगा, हार्ट में जा नहीं सकता, एकदम से ब्रेन में जा नहीं सकता, लंग्स में जा नहीं सकता, तो वो लिवर में चला जाता है, क्योंकि लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लिवर करीब 1.5 किलो का ऑर्गन है, और लिवर में काफ़ी जगह होती है फैट जमा करने की। तो एक टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे तो ये फैटी लिवर आना शुरू हुआ था, ये 2000 के आसपास की बात हो रही है। तो हमें लगता था कि ये फैटी लिवर अंग्रेज़ों की बीमारी होती है और हिंदुस्तान में तो ये फैटी लिवर होता ही नहीं। जी। फिर हमने देखा कि नहीं, फैटी लिवर हिंदुस्तान में भी होता है और
फैटी लिवर की वजह से मरीजों के SGOT PT बढ़ने भी शुरू हो गए। फिर हमें लगा कि नहीं, ये फैटी लिवर SGOT PT बढ़ने तक ही है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। बट देन ग्रेजुअली फैटी लिवर से सिरोसिस भी दिखने लग गया, फैटी लिवर से लिवर कैंसर भी दिख। ओके। तो फैटी लिवर इज नॉट दैट इनॉक्वस अ डिजीज जैसे शुरू में माना जाता था कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड की या अंग्रेजों की बीमारी है, और हमारे देश में तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अब फैटी लिवर इतना हो गया है कि लिवर डिजीज का नंबर 1 कॉज फैटी लिवर होता जा रहा है, वो अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी और सी के ऊपर आ गया। और इस फैटी लिवर से ये प्रोजेक्टेड है कि आने वाले समय में 30, 40, 50% तक लोग इंडिया में इफेक्टेड होंगे, क्योंकि इंडिया दुनिया का डायबिटीज कैपिटल भी हो गया। तो जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ेंगे, फैटी लिवर भी बढ़ेगा। किसी भी इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि उसका लिवर फैटी है? फैटी लिवर के बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते, तो पेट में गैस बनना, जनरलाइज इंडाइजेशन, कुछ राइट साइड में पेन, सो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लेके अर्ली फैटी लिवर प्रेजेंट करता है। इन जनरल फैटी लिवर हेल्थ चेक्स में पकड़ा जाता है, तो इसलिए हेल्थ चेक्स भी अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गए हैं। हमें हर साल एटलीस्ट 40 के बाद एक हेल्थ चेक करा लेना चाहिए। हेल्थ चेक्स में पकड़ा जाता है और अल्ट्रासाउंड में पकड़ा जाता है। इसके अलावा तो फैटी लिवर के सिम्टम्स कम हैं शुरुआती फैटी लिवर के। जब फैटी लिवर एडवांस हो जाता है, फुल ब्लोन डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर सिरोसिस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी भी इंसान को गैस की प्रॉब्लम है तो वो घर पे अपना कोई देसी नुस्खा ना ले एंड ही शुड स्ट्रेट अवे कम टू अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। He should be seen, yes, but at the same time, the doctor has to decide कि इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट होना है या नहीं होना है। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि पूरी की पूरी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, जिसमें से करीब 80% को गैस की समस्या है, जी, क्योंकि आधे से भी ज्यादा हाँ, हिंदुस्तान को तो- गैस की समस्या तो है। सबके इन्वेस्टिगेशन कराएं तो फिर वो गलत होगा। ओके। तो डॉक्टर को ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से वो लोग हैं जिनके इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, ओके। और जिनके इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए उन पेशेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टिगेशन सिंपल है, ब्लड का टेस्ट है, मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन में हेजिटेट ना करें। स्टेज 1 फैटी लिवर डिजीज का क्या मतलब होता है? तो अर्ली फैटी लिवर इज स्टेज 1 फैटी लिवर डिजीज, ओके। जब लिवर में फैट आ गया है लेकिन अभी इन्फ्लेमेशन नहीं शुरू हुआ। स्टेज 1 टू स्टेज 4, आप हमारे दर्शकों को थोड़ी इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे? व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ फैटी लिवर? सो स्टेज 1 टू स्टेज 4 आर एक्चुअली अल्ट्रासाउंड गाइडेड फैटी लिवर, मतलब अल्ट्रासाउंड में जितना फैट दिखाई पड़ता है उस हिसाब से ये कैटेगराइजेशन है। बट इन जनरल अर्ली फैटी लिवर वो है जिसमें कि लिवर में फैट जमा है लेकिन लिवर के एंजाइम्स जो SGOT PT, ALT, AST हैं वो बढ़े नहीं। जब ये बीमारी प्रोग्रेस करती है तो फिर लिवर में सूजन शुरू हो जाती है, लिवर में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, तो फिर AST LT बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इससे और आगे सूजन आती है तो फिर स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं हम, माने सिरोसिस आ जाता है। और सिरोसिस थे फिर सिरोसिस डिकॉम्पनसेट करता है, माने पैरों में सूजन आ जाती है, पेट में पानी आ सकता है, दिमाग पे असर हो सकता है और फ्रैंक पीलिया भी बन सकता है। NAFLD मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, दोनों की स्टेजेस क्या सेम होती हैं या फिर इनकी स्टेजेस डिफरेंट होती हैं? NAFLD अब पुराना हो गया है। फैटी लिवर पे लोगों को ऑब्जेक्शन था कि फैटी लिवर इज काइंड ऑफ विक्टिमाइजिंग द पेशेंट की फैटी है, सो दैट हैज चेंज्ड टू मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड लिवर डिजीज, MASLD। सो दैट इज वन थिंग। अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर आर सिमिलर डिजीजेस इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ओके। लेकिन जो उनका पैथोजेनेसिस है, जिस तरह से ये डिजीज होती हैं, ये बीमारियां होती हैं, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि अल्कोहल में अल्कोहल की वजह से इंजरी होती है, यहाँ फैट की वजह से इंजरी होती है। ओके, पर दोनों ही खतरनाक होती हैं? दोनों ही खतरनाक। विच इज मोर डेंजरस, NAFLD और AFLD? डिपेंड करता है आप कितना पीते हैं। बट NAFLD वाले तो पीते ही नहीं है। हाँ, तो अल्कोहल किस मात्रा में पिया जा रहा है उससे फैटी लिवर कितना डेवलप हो रहा है, लिवर में कितनी सूजन आ रही है। ओके। सो बोथ कैन बी इक्वली डेंजरस, बोथ कैन बी हैविंग फेटल कॉन्सिक्वेंसेस। आपने बताया कि उसमें जॉन्डिस भी एक होता है, एक नॉर्मल जॉन्डिस और एक अल्कोहलिक जॉन्डिस, दोनों में क्या अंतर होता है? सो जॉन्डिस लिवर डिजीज नहीं है, जॉन्डिस लिवर डिजीज का एक लक्षण है। तो लिवर डिजीज का कोई भी कारण हो, अल्कोहल हो, फैटी लिवर हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, हर किसी का फाइनल स्टेज जब लिवर कहता है कि अब मैं और नहीं झेल सकता, तो लिवर डिजीज के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, तो वो लक्षण जॉन्डिस के रूप में आते हैं। तो जॉन्डिस बेसिकली मीन्स
कि एक बिलिरुबिन करके एक पिगमेंट होता है, लिवर अब उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, लिवर उसको शरीर से नहीं निकाल पा रहा, तो इस वजह से होता है कि लिवर की जो सेल्स हैं वो फूल जाते हैं, बलून कर जाते हैं। तो क्योंकि बिलिरुबिन शरीर में इकट्ठा होता जाता है, तो इसलिए आंखें पीली हो जाती हैं, यूरिन का रंग डार्क होना शुरू हो जाता है। जॉन्डिस और कारण से भी होता है। एक कारण होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ओके। माने लिवर की एक्सक्रीटरी पाथवे में, बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जो स्टोन से हो सकती है, कैंसर से हो सकती है। तो अगर स्टोन है या कैंसर है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने का बेस्ट तरीका है एक सिंपल अल्ट्रासाउंड। ओके। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड इज समथिंग विच इज यूजुअली एडवाइज्ड एज अ फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर लिवर डिजीज, and we should not be hesitant in getting ultrasound done, cost next to nothing and easy to do, non-invasive. What disease does fatty liver actually causes? फैटी लिवर डिजीज का पहला लक्षण तो फैटी लिवर में जब लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है, ये फर्स्ट हिट बोलते हैं इसको। दूसरी हिट में लिवर के अंदर सूजन शुरू हो जाती है। अब आप शरीर में कहीं भी देखो, जहां पर भी सूजन हो, वहां पे जब हीलिंग होती है तो वो एक प्रक्रिया से होती है जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। जैसे अगर आपके हाथ में कोई कट लग जाए तो यहाँ पे जब हीलिंग होगी तो एक स्कार बन जाएगा। तो जब लिवर के अंदर सूजन आती है, लिवर में जो हीलिंग होती है वो इस तरह का स्कार टिश्यू बन जाता है। तो स्कार बनने से लिवर सिकुड़ जाता है, बिकॉज ये फाइब्रोटिक टिश्यू जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो फाइब्रोस टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो बीच के आइलैंड्स रह जाते हैं उसमें लिवर रीजनरेट करने की कोशिश करता है। तो वो रीजनरेटिव टिश्यू नोड्यूल्स की तरह ग्रो करता है। तो लिवर जो है पहले जिसका कि अपीयरेंस बिल्कुल स्मूथ था, अब नोड्यूलर हो जाता है। जगह जगह पे ये नोड्यूल्स डेवलप कर जाते हैं। तो Okay. लिवर का फंक्शन जो है कम होने लगता है। तो इसको हम सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस का पहला स्टेज है कॉम्पनसेटेड सिरोसिस, जिसे चाइल्ड्स ए सिरोसिस कहते हैं। मतलब सिरोसिस हो गया लेकिन वो हमें कुछ कर नहीं रहा। ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो नेक्स्ट स्टेज में ये डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस मतलब अब लिवर काम करना बंद हो रहा है। तो लिवर जब काम करना बंद होता है तो पैरों में सूजन आती है, पेट में पानी आता है, जॉन्डिस डेवलप होता है, दिमाग पे असर पड़ता है, जिसे हम हेपेटिक एन्केफेलोपैथी कहते हैं। एक स्टेज और है जो इसके आगे की स्टेज है, जिसे हम लिवर कैंसर कहते हैं। तो जो लिवर ऑलरेडी फाइब्रोज्ड है, ऑलरेडी सिरोटिक है, उसमें ये जो नोड्यूल्स बनते हैं ये और ज़्यादा पैथोलॉजिकल रूप ले लेते हैं और ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर किसी को लिवर डिजीज है तो उसे क्या चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अगर किसी को लिवर डिजीज है तो उसको इन्फेक्शन अवॉइड करने चाहिए, ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, देसी दवाइयाँ और इवन एंटीबायोटिक्स और कोई भी दवाई सोच के लेनी चाहिए। बिकॉज जो लिवर पहले से खराब हो चुका है उसके अगर हम ऊपर एक और इंसल्ट डालते हैं तो 1+1 in liver disease might not be 2. Okay. It can be 4, it can be 6. So what can happen is what is known as acute on chronic liver failure. तो chronic liver failure हमारे पास पहले ही था, उसमें हमने एक acute insult और डाल दिया तो immediately liver failure हो गया। ओके। सो लिवर फेलियर को प्रिवेंट करना है, खाने को ठीक रखना है, न्यूट्रिशन हैज टू बी एडिक्वेटली मेंटेन्ड, लाइट एक्सरसाइज करनी है, एंजाइटी। ओके। फैटी लिवर को ठीक रखने के लिए या करने के लिए हमें किस तरह की डाइट खानी चाहिए? फैटी लिवर अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें 10% वेट रिडक्शन चाहिए। तो अगर हमारा वेट आज की डेट में 100 किलो है तो हमें उसको 90 पे लाना है। 90 पे लाने से फैटी लिवर कैन बी रीजनेबली वेल कंट्रोल्ड, उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ अगर हम देते हैं तो उससे भी फैटी लिवर इम्प्रूव करता है। सर, जब हमने बात करनी स्टार्ट की तो आपने बताया था कि डायबिटीज और लिवर डिजीज का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आप कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन द कनेक्शन बिटवीन डायबिटीज एंड लिवर डिजीजेस? सो लिवर इज अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। तो जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो लिवर के अंदर ही चलते हैं। जो ग्लूकोज आंत से एब्जॉर्ब होता है वो लिवर में जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है या फैट में कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर होता है, फैट लिवर के बाहर स्टोर होता है। सिमिलरली प्रोटीन सिंथेसिस लिवर में होता है, सिमिलरली हार्मोन सिंथेसिस लिवर में होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिवर में बनते हैं। तो मतलब बॉडी की जो भी आप सोच सकते हो कि ये प्रक्रिया है, उसका सिंथेसिस, उसका ओरिजिन जो है वो लिवर में ही हो रहा है। ओके। तो लिवर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज, जिसे हम हेपेटोजेनस डायबिटीज कहते हैं। जब Okay. लिवर खराब होता है तो डायबिटीज हो जाती है। सेकेंडली
जब डायबिटीज होती है तो फैटी लिवर होता है, और फैटी लिवर की वजह से लिवर खराब हो जाता है। ओके। तो लिवर डिजीज कैन लीड टू डायबिटीज एंड डायबिटीज कैन लीड टू लिवर डिजीज। तो हमने ना बहुत पेशेंट्स को देखा है कि जब उनको लिवर डिजीज होता है तो उनको बहुत बॉडी में इचिंग होती है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में भी बहुत इचिंग होती है। इतनी खुजली क्यों होती है पेशेंट्स को? ये खुजली ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होती है, जब बॉडी में सर्टेन कंपाउंड्स इचिंग करते हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो वो जमा होते जाते हैं और उसकी वजह से खुजली होती है। तो अगर हम ये ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दें तो यूजुअली इचिंग कम हो जाती है। डॉक्टर बत्रा, एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपके लिए एलएफटी कितना इंपॉर्टेंट है? एलएफटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एलएफटी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग लिवर डिजीज। एलएफटी के भी अपने बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें भी आप बिलीरुबिन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? हम एएसटी-एलटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते Why is it that importance is given to these both parameters? हैं, बिकॉज these are a direct marker for liver inflammation। Okay. तो अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन होगी तो एसजीओटी एसजीपीटी सबसे पहले पड़ेंगे। इसीलिए अगर किसी को फैटी लिवर या अल्कोहलिक लिवर डिजीज है और उसके एसजीओटी पीटी बढ़े हुए हैं इन कंपैरिजन टू समबडी जिसके एसजीओटी पीटी नहीं बढ़े हुए हैं, so the one who has elevated SGOT-PT has a greater risk of having severe disease than somebody who does not have elevated SGOT. Okay. हमारे शरीर में क्या होता है right before the liver fails? What are the signs and symptoms that our body shows, before the liver actually fails? It stops working. So liver failure is a progressive disease, and liver failure does not happen overnight. Okay. It happens gradually. First thing which starts happening is that there is development of mild jaundice. The eyes start turning slightly yellow. This jaundice then gradually progresses. Second thing which happens is that you start फीलिंग पिटिंग एडेमा, जो पैर को अगर आप दबाओगे तो उसमें हल्की सूजन आना शुरू हो जाती है। तो ये सूजन फिर बढ़ती जाती है, पूरे शरीर में आ जाती है, पेट में आ जाती है, तो ज़्यादा पानी पेट में एक्यूमुलेट होता है। इंडाइजेशन बढ़ जाता है बिकॉज इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट कम हो जाता है। फॉरगेटफुलनेस शुरू हो जाती है। ये फॉरगेटफुलनेस आगे चल के इतनी हो सकती है कि मतलब लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने पैसे किसी को दिए हैं, या ट्रेन पे बैठे, पटना से दिल्ली आना था, रास्ते में उतर गए और ट्रेन चली गई, वो बैठे ही रह गए। So liver disease has progressive symptoms, और एक बार होने शुरू होते हैं सिरोसिस के सिम्टम्स तो फिर वो चलते रहे। एक पेशेंट को आपने देखा जिसको फैटी लिवर था, अब लिवर फेल्यूर तक इफ द पेशेंट डजंट टेक एनी ट्रीटमेंट तो उसका कितना लाइफ स्पैन होता है बेसिकली? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग सोचते थे कि फैटी लिवर जो है वो एक इनोकुअस सी चीज है जो हमें खाली अल्ट्रासाउंड में दिखती है या फिर हम हेल्थ चेक में देख लेते हैं। अब इतनी सारा ज्ञान हमारे पास आ गया है, इतनी सारी स्टडीज हो गई हैं कि हमें मालूम है कि फैटी लिवर भी आगे चल के दिक्कत करती है। जी। तो इसमें दो तीन चीजें नई हुई हैं। एक तो ये कि पहले हमारी ये धारणा थी कि फैटी लिवर उन्हीं लोगों में प्रोग्रेस करता है जिसमें लिवर में इन्फ्लेमेशन आता है इन टर्म्स ऑफ एलिवेटेड एसजीओटी-पीटी। अब हमें ये मालूम है कि लिवर के अंदर इवन दोज हु डू नॉट हैव एलिवेटेड एसजीओटी-पीटी कैन प्रोग्रेस टू सिरोसिस Okay. directly without having biochemical signs of liver inflammation. So basically, अगर किसी को फैटी लिवर है तो वो फैटी लिवर को ट्रीट करना। So with treatment, majority of people who do not have elevated SGOT-PT will have a normal life. But those who have progressive liver disease, those who are old, those who have diabetes, those who are obese, their lifespan is considerably curtailed by at least 20%. क्या फैटी लिवर को 100% ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया, Is और it through- आसान काम है। अच्छा, ये आप आसान काम कैसे है हमारे दर्शकों को बता सकते? तो आसान काम भी है और मुश्किल काम भी है। आसान ऐसे है कि खाली वजन घटाना है, तो ये तो मैंने कह दिया कि वजन घटाना है, अब करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम 100 लोगों को बोलते हैं कि वजन घटाना है तो उनमें से केवल 10 घटा पाते हैं, और जो 10 घटाते हैं उसमें से भी 5 को रिकरेंस हो जाता है अगले 5 साल में। सो वेट रिडक्शन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्रीटिंग फैटी लिवर, but it is a very difficult thing to do. Involves a great deal of motivation, it involves diet, it involves exercise, and now there are a whole lot of medicines which can help to reduce weight, endoscopic procedures, and finally surgery. जिनको भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है उनको बीपी की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, उसका क्या कारण होता है? लो बीपी तो नहीं, हाई बीपी ज्यादातर लोगों को रहता है, बिकॉज फैटी लिवर इज पार्ट ऑफ अ सिंड्रोम। सो
जिनको फैटी लिवर होता है उन्हीं को डायबिटीज़ होती है, उन्हीं का बीपी बढ़ा होता है, उन्हीं का कोलेस्ट्रॉल डिरेंज्ड होता है, तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज अगेन अ मार्कर ऑफ रिडक्शन इन ओवरऑल लाइफ स्पैन। तो जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है उनकी लाइफ is shortened as compared to जिनको metabolic syndrome नहीं होता। The problem is that these things are taken very lightly. BP हो गया, sugar हो गया, fatty liver हो गया। Probably sugar or fatty liver is a bigger killer than cancer. That is what we have to realize something today. आप हमें पीलिया या जॉन्डिस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। लिवर डिजीज का सबसे पहला लक्षण पीलिया होता है। हर लिवर डिजीज में जब लिवर की ये स्थिति आ जाती है कि लिवर में सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो जॉन्डिस का लक्षण सबसे पहले दिखाई पड़ता है। पीलिया कई तरीके का हो सकता है। तो आमतौर पे जब हम रोजमर्रा की भाषा में बोलते हैं कि इसको पीलिया हो गया तो हम बात कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस वायरस के कारण से होता है जो लिवर के सेल्स को इन्फेक्ट करती है और उसकी वजह से जॉन्डिस आ जाता है। तो ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई इनमें से किसी की वजह से हो सकता है। अल्कोहल की वजह से पीलिया हो सकता है। लिवर में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बाइल डक्ट में तो उसकी वजह से पीलिया हो सकता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन की वजह से या कैंसर की वजह से हो सकती है। पीलिया लिवर डिजीज का एक लक्षण है। इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ लिवर डिजीज। सो एनी लिवर डिजीज will cause jaundice and jaundice is possibly the first symptom of liver disease. जो वायरल हेपेटाइटिस वाला पीलिया है which is what we see most commonly is something which is going to go away without any treatment. तो वायरल डिजीजेस आर सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस, उनका असर 2 से 4 हफ्ते रहता है और उसके बाद वो चली जाती है। वायरसेस हैं जो रिकरेंट होती हैं, जो दोबारा आ सकती हैं बट दोबारा आने पर भी खत्म हो जाती हैं। उनमें से केवल 2% लोग ऐसे होते हैं जो लिवर फेलियर में लैंड करते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। तो गले में माला बंधवाना, झाड़ा लगवाना, गन्ने का जूस पीना, गन्ने का जूस पीना, होली वाटर्स में पैर धोना, बाबा पीर फकीर के पास जाना, स्पेशल दवाइयाँ खाना, इस सबसे कुछ नहीं होना। तो जो वायरल हेपेटाइटिस को 4 से 6 हफ्ते में जाना है वो 4 से 6 हफ्ते में ही जाएगा, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें। इसी वजह से ये लोग इतने पॉपुलर हैं क्योंकि उसमें 100% क्योर है। तो whatever पुड़िया we give, the disease is going to go away. So you have centers, indigenous medicine centers where people flock by dozens कि यहाँ जाने से पीलिया ठीक हो जाता है। पीलिया तो वैसे ही ठीक हो जाएगा चाहे आप कुछ भी ना करो। तो जो मॉडर्न मेडिसिन करती है वो is that we only treat symptomatically। तो जो अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो उसका दवाई देते हैं, अगर किसी को इचिंग हो रही है तो उसकी दवाई देते हैं, these kind of things। गन्ने का रस, तो गन्ने का रस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ओल्ड कॉन्सेप्ट। हम सबको पीलिया हुआ और हम सबके परिवार वाले मशीनें धो के नए गन्ने ले के गन्ना धुलवा के छील के मशीन में डाल के एक सवेरे पिताजी जो हैं जूस लेके आ जाते थे। इसका कॉन्सेप्ट खाली इतना है कि जब भी जॉन्डिस होता है, लिवर इज अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। तो जब भी जॉन्डिस होता है लिवर ठीक से काम नहीं करता। तो जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो होने का चांस रहता है। तो जब भी शुगर लो होता है तो चक्कर आते हैं। अब उस वक्त खाना कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड था कि भाई पीलिया हो गया है तो कुछ भी नहीं खाओगे, तो शुगर और लो हो जाता था। इसलिए गन्ने का रस दिया जाता था कि गन्ने का जूस पियोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो गन्ने का जूस पीने से जल्दी ठीक नहीं होगे। अगर घर का खाना भी खा रहे हो और खाना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है तो भी आप आराम से ठीक हो जाओगे। ओके, जो बोलते हैं उबला हुआ खाना खाइए, अगर बिल्कुल नहीं खाना है उबला हुआ खाना। जो जॉन्डिस अगर 1 हफ्ते में ठीक होना है वो 1 महीने में भी ठीक नहीं होगा, बिकॉज वायरस के अगेंस्ट हमारे पास कोई दवाई नहीं है। वायरस के अगेंस्ट वी हैव टू बिल्ड अप द बॉडीज इम्यूनिटी एंड इट्स न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन खाली खाना खाने से बिल्डअप होगा। तो एक तरफ मरीज को भूख नहीं लग रही, मरीज को उल्टियाँ आ रही हैं, मरीज इज having a generalized feeling of malaise and is unwell। उसके आप उसके ऊपर से बोल रहे हो कि उबला खाना खाओ, मिर्च मसाला ना खाओ, हल्दी ना डालो। तो खाना मतलब ऐसा बना दिया आपने कि वो खा ही नहीं सके उसको। तो अपने आप भूख नहीं लग रही और उसके बाद खाने की वजह से जीरो एपेटाइट हो गई। सो समथिंग which was to improve in 1 week will improve in 3 weeks, 4 weeks। And they'll flock those medical centers, Yes, so-called medical centers, yes, for treatment। correct। तो
तो एज अ एक्सपीरियंस्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपके हिसाब से जो इस तरह का हेपेटाइटिस वायरस वाला पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, आप दवाई लीजिए या आप दवाई ना लीजिए? एब्सोल्युटली, खान पीन से या गन्ने के जूस पीने से या किसी की माला पहनने से ये ठीक नहीं होगा। एब्सोल्युटली। हमने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट को हमने बोलते हुए सुना है कि सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर योर हेल्थ। इज अल्कोहल रियली गुड फॉर योर हेल्थ? So very good question. Again, I'll get into the genesis of this. तो एक टाइम पे कार्डियोलॉजी में ये बड़ा प्रेवलेंट व्यू था कि अगर आपने एक पैक विस्की पी ली या एक ग्लास वाइन पी लिया, स्पेशली रेड वाइन इन द इवनिंग, सो यू बिकम in a euphoric state, your stress goes away, your anxiety improves, and in turn heart disease improves. आज की डेट में द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर दैट नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड, सो अल्कोहल इज नॉट गुड एट ऑल. अगर आप पीना चाहते हैं तो पीजिए, बट इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग. अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल ऑन सोशल ओकेजन, यस, बट अल्कोहल एज अ थेरेपेटिक थिंग कि मुझे हार्ट की तकलीफ है तो मुझे रोज पीना है, या मेरे किडनी में स्टोन है तो मुझे बियर बताई गई है, इज टोटल नॉनसेंस. डॉक्टर बत्रा, अभी हमने बहुत डिटेल में जॉन्डिस की बात की थी जो कि वायरस से होता है. नाउ देयर इज अनदर जॉन्डिस दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ लिवर डिजीज. अगर किसी इंसान को उन दोनों कंडीशंस में, वेदर इट इज थ्रू अ वायरस और इट इज बिकॉज ऑफ अ लिवर डिजीज, अगर आपको जॉन्डिस है तो क्या उसमें आप ड्रिंक कर सकते हैं? और ड्रिंक करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उससे आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है? So whatever may be the type of jaundice, so jaundice due to viral hepatitis, hepatitis means effect on the liver. So jaundice due to viral hepatitis, jaundice due to alcohol, jaundice due to obstruction, basically indicates that your liver is not good. Now, if you add alcohol to this, then you are adding another insult. So jaundice पहले ही था, liver पहले ही खराब था, आपने आग में घी डालने वाला काम कर दिया कि उसमें आपने शराब और ऐड कर दी. So as I told you earlier, 1 plus 1 might not be 2. It might be 5, it might be 6. So one can actually land up in what is known as acute and chronic liver failure, which is actually a very, very serious condition with a very high mortality. Okay. So alcohol is not to be consumed if you have jaundice. So another related question, those who consume alcohol regularly, वो पूछते हैं जी हमें jaundice हुआ था, अब jaundice ठीक हो गया. तो अब jaundice ठीक तो हो गया, लेकिन अब हम कब पीना शुरू कर सकते हैं? जी. So the answer to that is at least 6 months after complete normalization of LFT. Okay. जब LFT बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके 6 महीने बाद you can restart. You should not be drinking before. एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपका मेजर फोकस क्योंकि लिवर पे रहता है, तो लिवर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? So liver metabolic factory है शरीर की. शरीर के जितने भी metabolic processes हैं वो लिवर के अंदर होते हैं. तो लिवर शुगर मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. तो जो शुगर हम एब्जॉर्ब करते हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, वो फैट में लिवर के अंदर कन्वर्ट होता है. जो प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है वो प्रोटीन के स्टोरेज फॉर्म, यूटिलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जो बाकी का कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होता है वो फैट में कन्वर्ट होता है. जितने भी ड्रग्स हम लेते हैं या जो भी टॉक्सिन्स हम लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू होता है, जो बाइल में कन्वर्ट होकर के इंटेस्टाइन से बाहर चले जाते हैं. बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो शरीर की रक्षा में मदद करते हैं वो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं. बहुत सारे हार्मोन्स लिवर में बनते हैं. इनफैक्ट जितनी भी चीज़ें शरीर की बनती हैं या कन्वर्ट होती हैं वो सब लिवर में कन्वर्ट होती हैं. तो एक फैक्ट्री है जिसके अंदर शरीर की जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रक्रियाएं हैं वो सब लिवर के अंदर होती हैं. तो अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कुछ सिम्टम्स के बारे में, जैसे पैरों में आपके सूजन आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है या शरीर पीला पड़ जाता है. तो ये लिवर का किस तरह का एक्टिविटी इफेक्टेड है कि आपके बॉडी में पानी भर रहा है, आपके शरीर में पानी भर रहा है, आपके पेट में पानी भर रहा है, आपका शरीर पीला हो रहा है? सिरोसिस में माने लिवर फेलियर जब सेट इन करता है तो क्या क्या हो सकता है. तो सबसे पहले पीलिया होता है, उसके बाद खून की उल्टी हो सकती है, उसके बाद शरीर में पानी जमा हो सकता है, तो पैर में सूजन आ सकती है, पेट में
पानी जमा हो सकता है, दिमाग पे असर पड़ सकता है, स्किन के चेंजेस आ सकते हैं। तो मेजरली यही 4-5 लक्षण होते हैं लिवर फेलियर के। तो अब एक-एक करके मैं बताता हूँ कि ये किस वजह से हो सकते हैं। तो पानी क्यों जमा होता है? जी। पानी इसलिए जमा होता है कि एक प्रोटीन होता है एल्बुमिन, तो जैसे हमने अभी चर्चा करी कि लिवर में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन एब्जॉर्ब भी होता है, वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, लिवर में पहुँचता है तो एल्बुमिन नहीं बन पाता। एल्बुमिन का काम होता है कि जो नसें हैं, उसके अंदर पानी को रखना। जब एल्बुमिन कम होता है तो पानी नसों से बाहर चला जाता है और बॉडी कैविटीज में। खून की उल्टी क्यों होती है? तो जब लिवर श्रिंक करता है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, फाइब्रोसिस होता है, तो एक पोर्टल वेन नाम की नस होती है जो लिवर को ब्लड सप्लाई करती है। तो उसमें बैक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। जब बैक प्रेशर बनता है तो ईसोफेगस की नीचे की जो नसें हैं वो सूजना शुरू हो जाती हैं उस प्रेशर के कारण। तो ना केवल ईसोफेगस, रेक्टम की भी नसें सूज जाती हैं। तो एक टाइम आता है जब प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये नसें फट जाती हैं। तो इसकी वजह से खून की उल्टी होती है। दिमाग पे असर क्यों होता है? तो हमने फिर बात करी थी कि बहुत सारी चीजें लिवर एक्सक्रीट करता है। लिवर में जो टॉक्सिन्स हैं वो लिवर से बाहर जाते हैं बाइल के थ्रू। तो ऐसे ही एक टॉक्सिन है अमोनिया। तो क्योंकि लिवर अब खराब हो चुका है, वो अमोनिया को बाहर नहीं निकाल पाता। तो अमोनिया बाहर नहीं निकलती तो वो शरीर में जमा होती जाती है। तो जब ये अमोनिया जमा होती है, ये ब्लड सर्कुलेशन में जाती है और ये ब्रेन, जो अमोनिया ब्रेन में पहुंचती है तो ये ब्रेन में एडिमा करती है, ब्रेन के फंक्शन को रिड्यूस करती है। बिलिरुबिन इज अ येलो पिगमेंट। क्योंकि लिवर के सेल्स अब काम नहीं कर रहे हैं तो बिलिरुबिन को सर्कुलेशन से उठा के बाइल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बिलिरुबिन जमा होता चला जाता है और क्योंकि ये बिलिरुबिन जमा होता चला जाता है तो इसलिए पीलिया बन जाता इन केसेस में हम ये भी देखते हैं कि उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, उसको रोकना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है डॉक्टर के लिए? है। सो क्योंकि ये एक हाई प्रेशर जोन है, पोर्टल वेन से जो नसें जो सर्कुलेशन लिवर में जा रहा है, अब लिवर में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पीछे बैक प्रेशर के कारण से ये नसें फट जाती हैं। तो एक बार को नसें फट जाती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, नहीं तो फिर हमें एंडोस्कोपी करके उन पे बैंड लगाने पड़ते हैं। सो दिस ब्लीडिंग कैन बी टोरेंशियल, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर मान लीजिए किसी को लिवर डिजीज था बट ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इट कम्प्लीटली, इस तरह के पेशेंट्स के आपका सवाल रहते होंगे कि वो कितने टाइम के बाद दोबारा पीना स्टार्ट करें, क्या वो पी सकते हैं दोबारा? कैन दे कंज्यूम अल्कोहल? सो जैसे मैंने बताया आपको, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज एंड अक्यूट लिवर डिजीज. So acute diseases like viral hepatitis, yes, they can drink if they are habituated to drinking, but there must be a 6-month gap in recovery from acute hepatitis. In terms of those who have chronic liver disease or those who have a chronic insult, like somebody who has hepatitis B or hepatitis C. So hepatitis B, the virus always remains in the liver. They should never consume alcohol. So Okay. those who have cirrhosis, those who have hepatitis B, those who even had hepatitis B, which has been treated, they should never consume. Those who are alcoholic, आप उनको विड्रॉल कैसे कराते हैं? How do you actually help them, withdraw from alcohol? And what are the kind of symptoms that they generally show when this withdrawal process happens? So alcohol withdrawal is again a very difficult thing to do. Those who have been consuming alcohol for long periods of time, उनके लिए अल्कोहल खाने की तरह होता है। शरीर अल्कोहल मांगता है, तो जैसे ही अल्कोहल को हम हटाते हैं, उनका एजिटेशन शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती, इवन वायलेंट बिहेवियर हो जाता है। तो टू दिस एक्सटेंड दैट अगर आपने उनको एडमिट करके रखा हुआ है तो दे टेंड टू रन अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल। सबसे अच्छा तरीका, जिनको बहुत ज़्यादा अल्कोहल एडिक्शन है और बहुत ज़्यादा विड्रॉल के सिम्टम्स हैं, दैट वी कीप देम इन अ रिहैब। सो अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए रिहैब में रख करके उनको जो अल्कोहल है उसकी जो लत है उसको दवाइयों से सब्स्टिट्यूट करते हैं। Okay. मतलब जो काम अल्कोहल कर रहा जी। है उनको काम रखने के लिए वही काम दवाइयाँ करती हैं और फिर उन दवाइयों को धीरे धीरे करके रिड्यूस करते हैं। और किसी पेशेंट को ये कैसे पता चलता है कि उसका लिवर अब रिकवर कर रहा है? आफ्टर विड्रॉल हिज लिवर इज रिकवरिंग। लिवर डिजीज किसी भी प्रकार की हो, द फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरिंग लिवर डिजीज इज रिटर्न ऑफ एपेटाइट। सो क्लिनिकली उसको भूख लगना दोबारा शुरू हो जाएगी। अगर लिवर डिजीज एडवांस थी तो जॉन्डिस कम हो जाएगा, पैरों में सूजन कम हो जाएगी, पेट का पानी कम हो जाएगा, मेंटल स्टेटस इंप्रूव करेगा। Okay. In terms of numbers, the bilirubin will come down, the SGOT, SGPT will improve, and most importantly, the albumin will improve on its own, and the prothrombin time. Prothrombin time is a marker of
synthetic function of liver, that will also improve. डॉक्टर बत्रा, कोई पेशेंट था या कोई इंडिविजुअल था जो काफी टाइम से अल्कोहल पी रहा था और अब उसने ही हैज abstained फ्रॉम टेकिंग अल्कोहल, 1 साल के बाद उसके लिवर में क्या डिफरेंस आएगा? This is again is something which most people believe कि हमने तो छोड़ दी तो हम ठीक हो गए. This is a misconcept. तो लिवर डिजीज जरूरी नहीं है कि अल्कोहल छोड़ने से ठीक हो जाए. 50% में वो ठीक होगी, 50 में नहीं होगी. लिवर डिजीज या लिवर डैमेज की किस स्टेज तक लिवर ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है और लिवर ट्रांसप्लांट कब बिल्कुल नहीं कराया जा सकता? सो लिवर ट्रांसप्लांट किसी भी स्टेज पे कराया जा सकता है. केवल कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि पेशेंट की हालत ऐसी हो कि उसे सर्जरी में लिया ही ना जा सके, जैसे बीपी ड्रॉप कर रहा है, ऑनगोइंग खून की उल्टी हो रही है, मतलब अनस्टेबल पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराया जा सकता. अदरवाइज लिवर ट्रांसप्लांट अक्यूट लिवर फेलियर में भी होता है. Thank you, Dr. Batra, for answering these questions. Now we come to the rapid fire round. What are the 3 worst things for your liver? 3 worst चीजें for your liver. Alcohol, drugs and poor nutrition. How long before fatty liver turns into cirrhosis? There's no timeline, but usually 10 to 15 years. कौन सी मेडिसिन हमारे लिवर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं? Indigenous medicine. इंडिजिनस मतलब? Medicines which have not been researched, which have been taken from dubious sources. People go to chemists to take medicines. People go to non-registered practitioners to take medicines. So these medicines can cause a lot of damage to the liver. फैटी लिवर के लिए लेटेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज? फैटी लिवर के लिए लेटेस्ट ट्रीटमेंट में है वेट रिडक्शन रिमेन्स द कॉर्नरस्टोन. उसके अलावा बहुत सारी दवाइयां जैसे सारोग्लूटाजोल, वेट रिडक्शन मेडिसिन जैसे सेमाग्लूटाइड, तिर्जापेटाइड एंड एंटी थायराइड मेडिकेशन. कौन सी अल्कोहल लिवर के लिए सबसे ज्यादा खराब रहती? सारी अल्कोहल लिवर के लिए खराब रहती हैं, लेकिन देसी अल्कोहल विच नॉट स्टैंडर्डाइज, जिसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं, वो ज्यादा खराब रहती हैं. One disease you think Indians Google way too much but understand the least? हार्ट डिजीज. 4 warning signs of a damaged liver. Jaundice, swelling of feet, alteration of liver function test and forgetfulness. You stop drinking. After that liver को recover होने में कितना टाइम लगता 6 है? months. वीकेंड ड्रिंकिंग या कभी कभी पीने से भी क्या लिवर डैमेज हो सकता है? You drink today, next day your liver enzymes will go up. आप मेडिकेशंस पर हैं तो क्या आप अल्कोहल ले सकते हैं या वो कितना सेफ है? Depends on what medication you are taking. Some medications can have severe reactions with alcohol. मिल्क थीसिल, मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं. So not just milk thistle, there are a lot of indigenous medicines in all forms of pathies which are being touted as cure for liver disease. Usually they do not work. So I would not advocate their use on a regular basis, at least not over the counter use. Okay. Thank you so much, Dr. Batra, for answering these questions. And also, thank you so much for joining us today and sharing Thank you. your valuable insights on this topic. I'm sure our audience must have learned great deal of things about NAFLD and AFLD. Thank you so much for joining Thank us you. here today. Thank you for joining us on this insightful journey today. Until next time, stay happy, stay healthy, and don't forget to like and subscribe our channel.